नेपाल, राजतंत्र से गणतंत्र तक एक राष्ट्रघाती षड्यंत्र और पुनः राजतंत्र की आवश्यकता। प्रिय नेपाली भाइयों और बहनों, नेपाल एक ऐसा देश था जिसकी पहचान उसकी महान संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान से होती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि जिस नेपाल को पृथ्वीनारायण शाह ने एक किया, जिसे राजाओं ने आत्मनिर्भर बनाया, वो आज कर्ज में डूब जाएगा? मित्रों, आज हम सभी नेपाल के हालात से परिचित हैं। देश में बेरोजगारी है, हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार और अस्थिरता अपने चरम पर है। जनता निराश है, युवा विदेश जाने को मजबूर हैं और देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों जनता अब फिर से राजतंत्र की मांग कर रही है? इसका सही उत्तर है गणतंत्र के नाम पर हुआ षड्यंत्र, जो नेपाल का भ्रष्ट नेताओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आज हम इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल को फिर से राजतंत्र में वापस लाया जा सकता है। तो मित्रों, बिना किसी विलंब के सबसे पहले हम नेपाल के संस्थापक, महान एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह और उनके अप्रतिम योगदान पर चर्चा करेंगे। पृथ्वीनारायण शाह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने नेपाल को न केवल एकीकृत किया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर, मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनाने की नींव भी रखी। उनका योगदान किसी भी आधुनिक प्रशासक के लिए प्रेरणादायक है। नेपाल का एकीकरण, छोटे राज्यों से एक सशक्त राष्ट्र तक। नेपाल का इतिहास छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बंटा हुआ था, जो आपस में संघर्ष करते रहते थे। इस बिखरे हुए भूभाग को एकजुट करने का कार्य पृथ्वीनारायण शाह ने किया। उन्होंने 1743 ईस्वी में गोरखा राज्य के राजा के रूप में सत्ता संभाली। नेपाल के विभिन्न राज्यों को एकीकरण करने के लिए उन्होंने एक दीर्घकालिक रणनीति बनाई। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों को पहले अपने नियंत्रण में लिया, जैसे कि काठमांडू घाटी, जो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र था। उन्होंने चौतरफा सैन्य अभियानों से नेपाल को मजबूत किया और उसे एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीनारायण शाह का रणनीतिक सोच, नेपाल दुई ढुंगा बीच को तरुल। पृथ्वीनारायण शाह की प्रसिद्ध उक्ति, नेपाल दुई ढुंगा बीच को तरुल हो, आज भी नेपाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है कि नेपाल दो विशाल शक्तियों, भारत और चीन, के बीच स्थित है और इसे अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना होगा। उन्होंने विदेशी शक्तियों से नेपाल को बचाने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, के लिए नेपाल की सीमाओं को सुरक्षित करने की नीति अपनाई। उनके शासनकाल में नेपाल की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हुई कि अंग्रेज भी नेपाल से सीधे टकराने से बचते रहे। आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति। मित्रों, आज नेपाल विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी। उन्होंने स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखकर नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। नेपाल की कृषि, व्यापार और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण। मित्रों, पृथ्वीनारायण शाह न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि वे नेपाल की संस्कृति और धर्म के भी रक्षक थे। उन्होंने नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और सनातन परंपराओं को बनाए रखा। उन्होंने मंदिरों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा की। नेपाल की संस्कृति को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए कठोर नीतियां अपनाईं। राजाओं का स्वर्ण युग। नेपाल का विकास कैसे हुआ? मित्रों, नेपाल का राजतंत्र केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का आधार भी था। जब नेपाल में राजतंत्र था, तब देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था और जनता पर करों का बोझ नहीं था। राजाओं का आर्थिक दृष्टिकोण। जनता पर कर नहीं, स्वयं के उद्योगों से आए। आज के लोकतांत्रिक नेताओं की तुलना में नेपाल के राजाओं की आर्थिक नीति कहीं अधिक राष्ट्रहित में थी। नेताओं की तरह राजा जनता से भारी टैक्स नहीं लेते थे। राजाओं के पास अपने निजी उद्योग और व्यापार थे, जिनसे उनकी आमदनी होती थी।
राजा अपनी निजी आय का उपयोग देश के विकास कार्यों में करते थे। कर मुक्त जीवन मिलता था और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने व्यापार और जीवनयापन कर सकते थे। नेपाल को विदेशी कर्ज पर निर्भर नहीं होना पड़ता था क्योंकि देश आत्मनिर्भर था। राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र के समय नेपाल में हुआ ऐतिहासिक विकास। नेपाल के दो महान राजा, राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र, ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इनके शासनकाल को नेपाल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है क्योंकि इस दौरान नेपाल में कई चीजों में प्रगति हुई। पहला नंबर पर आता है सड़क निर्माण। नेपाल में पहली बार अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें बनाई गईं। नेपाल के भौगोलिक संरचना को देखते हुए सड़क निर्माण अत्यंत आवश्यक था। राजा महेंद्र के शासनकाल में नेपाल में पहली बार अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें बनाई गईं। राजधानी काठमांडू को तराई और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ा गया। राजा महेंद्र ने त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग और महेंद्र राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराया। गांवों और शहरों के बीच संपर्क बढ़ी, जिससे व्यापार और यात्रा करना आसान हो गया। दूसरा नंबर पर आता है बिजली परियोजनाएं। नेपाल में हाइड्रो पावर का विकास हुआ। नेपाल को जल विद्युत उत्पादन का आशीर्वाद प्राप्त है और राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र ने हाइड्रो पावर के विकास पर विशेष ध्यान दिया। काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में पहली बार बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नेपाल ने अपनी बिजली खुद उत्पादन करना शुरू किया, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी। राजा वीरेंद्र के शासनकाल में हाइड्रो पावर की कई परियोजनाएं विकसित की गईं, जिनसे नेपाल को ऊर्जा संकट से बचाया गया। तीसरा नंबर पर आता है शिक्षा का विस्तार। सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय खुले। नेपाल में सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिससे शिक्षा का प्रसार हुआ। राजा महेंद्र के समय में नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय TU का विस्तार हुआ और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला। राजा वीरेंद्र ने सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, जिससे आम जनता को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलकर शिक्षा को सुलभ बनाया गया। चौथा नंबर पर आता है स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बने। नेपाल में पहली बार बड़े सरकारी अस्पतालों की स्थापना हुई। राजा वीरेंद्र के कार्यकाल में वीरेंद्र अस्पताल और कई अन्य स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। सरकार ने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना बनाई, जिससे ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। नेपाल में टीकाकरण और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सरकारी स्तर पर अभियान चलाए गए। पांचवां नंबर पर आता है उद्योग एवं कारखाने। नेपाल में कई बड़े उद्योग खुले, जिससे युवाओं को रोजगार मिला। राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र के समय नेपाल में कई उद्योग खोले गए। सरकार द्वारा संचालित कपड़ा मिल, सीमेंट फैक्ट्री, चाय उद्योग और अन्य बड़े उद्योग खोले गए। इससे नेपाल में रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेपाल की अर्थव्यवस्था स्थानीय उत्पादन पर आधारित थी, जिससे देश आत्मनिर्भर बना। राजाओं के शासन में जनता करमुक्त थी। राजाओं के पास अपने निजी उद्योग थे, जिससे देश का विकास होता था। नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क व्यवस्था में आत्मनिर्भर था। देश के युवाओं को रोजगार मिलता था और उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं थी। नेपाल में कौन कौन से प्रमुख उद्योग थे? नेपाल में राजतंत्र के दौरान आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख उद्योग स्थापित किए गए थे। इन उद्योगों ने न केवल नेपाल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया। पहला नंबर पर आता है वीरगंज चीनी मिल। यह नेपाल की सबसे प्रमुख चीनी उत्पादन फैक्ट्री थी, जो गन्ना किसानों के लिए भी बेहद लाभकारी थी। इससे स्थानीय स्तर पर चीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला, जिससे नेपाल को चीनी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी। हजारों किसानों और श्रमिकों को रोजगार मिला। दूसरा नंबर पर आता है गौशाला रबर उद्योग। नेपाल में पहली बार रबर उत्पादन का कारखाना खोला गया, जिससे स्थानीय उद्योगों को बल मिला। इससे नेपाल को टायर, पाइप और अन्य रबर उत्पादों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। यह उद्योग देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण था। तीसरा नंबर पर आता है
नेपाल टेलीकम्युनिकेशन। राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र के समय नेपाल टेलीकॉम की नींव रखी गई। इससे पूरे देश में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार हुआ और आम नागरिकों को सस्ते दर पर फोन सुविधाएं मिल सकीं। सरकारी नियंत्रण में होने के कारण इसका मुनाफा जनता की भलाई में खर्च किया जाता था। चौथा नंबर पर आता है नेपाल एयरलाइंस, आरएनएसी, रॉयल नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन। नेपाल की पहली और एकमात्र सरकारी विमान सेवा थी जिसे राजशाही के दौरान स्थापित किया गया था। इस एयरलाइंस के जरिए देश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई। पर्यटन को बढ़ावा मिला और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पांचवा नंबर पर आता है नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन। नेपाल में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति के लिए यह एकमात्र सरकारी कंपनी थी। इससे नेपाल ऊर्जा आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। सरकारी नियंत्रण के कारण ईंधन की कीमतें स्थिर थीं और जनता पर बोझ नहीं पड़ता था। छठा नंबर पर आता है नेपाल बैंक लिमिटेड। यह नेपाल का सबसे पुराना और विश्वसनीय सरकारी बैंक था। किसानों और व्यापारियों को सस्ते दरों पर कर्ज दिया जाता था, जिससे देश में व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। देश की बैंकिंग प्रणाली पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त थी। सातवां नंबर पर आता है नेपाल सीमेंट उद्योग। नेपाल में सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उद्योग स्थापित किए गए। इससे निर्माण कार्यों में आत्मनिर्भरता आई और नेपाल को बाहर से महंगा सीमेंट आयात नहीं करना पड़ा। यह उद्योग रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करता था। आठवां नंबर पर आता है हेटौड़ा कपड़ा उद्योग। नेपाल में पहली बार कपड़ा उत्पादन का एक बड़ा कारखाना खोला गया। इससे नेपाल कपड़ों के आयात पर निर्भरता कम कर सका और अपने नागरिकों को सस्ती दरों पर वस्त्र उपलब्ध कराए। हजारों लोगों को इस उद्योग से रोजगार मिला। नौवां नंबर पर आता है नेपाल पेपर उद्योग। नेपाल में कागज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उद्योग स्थापित किया गया। इससे देश की शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों में आत्मनिर्भरता आई। नेपाल को बाहर से महंगे कागज आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। 10वां नंबर पर आता है हेटौड़ा और विराटनगर जूट मिल। जूट उत्पादन नेपाल की एक प्रमुख कृषि गतिविधि थी और इन मिलों के जरिए इस उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला। नेपाल जूट से बने बोरी, रस्सी और अन्य उत्पादों का निर्यात भी करता था। इस उद्योग से हजारों किसानों और श्रमिकों को रोजगार मिला। इन उद्योगों से राजा और जनता को क्या और कैसे फायदा था? नेपाल में राजशाही के दौरान स्थापित सरकारी उद्योगों ने न केवल आर्थिक समृद्धि को बल्कि जनता को सीधा लाभ पहुंचाया। ये उद्योग देश की आत्मनिर्भरता का आधार थे, जिससे नेपाल को विदेशी कर्ज या आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन उद्योगों से राजा और जनता दोनों को कैसे फायदा था। नंबर 1, राजा को कैसे फायदा था? इन उद्योगों से होने वाला मुनाफा सीधे सरकार यानी राजा के पास जाता था, जिससे देश चलाने के लिए कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा की व्यक्तिगत आमदनी भी इन्हीं उद्योगों से होती थी, जिससे वे विदेशी कर्ज लिए बिना शासन चला सकते थे। राजा महेंद्र और राजा वीरेंद्र की नीति थी कि नेपाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और बाहरी शक्तियों पर निर्भर न रहे। इन सरकारी उद्योगों से नेपाल की स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ी और देश को आयात कम करना पड़ा। राजा के शासन में सरकारी उद्योगों का लाभ सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और बिजली परियोजनाओं में निवेश किया जाता था। राजाओं ने यह सुनिश्चित किया कि देश का पैसा सिर्फ देश के विकास में लगे, न कि नेताओं के निजी खातों में। नंबर 2, जनता को कैसे फायदा था? सरकारी उद्योगों से लाखों लोगों को स्थायी नौकरी मिली, जिससे बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। जो लोग खेती नहीं कर सकते थे, वे इन उद्योगों में काम करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते थे। जब नेपाल में चीनी मिल, कपड़ा उद्योग, सीमेंट फैक्ट्री जैसी सरकारी कंपनियां थीं, तब जनता को सस्ती दरों पर यह सामान मिलता था। उदाहरण के लिए, जब वीरगंज चीनी मिल चालू थी, तब नेपाल में चीनी बहुत सस्ती थी, लेकिन आज नेपाल भारत से महंगी चीनी आयात करता है। मित्रों, सरकारी उद्योगों से राजा की आमदनी होती थी, इसलिए जनता से कोई कर, टैक्स नहीं लिया जाता था। आज की तरह हर चीज पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी।
जिससे आम नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते थे। मित्रों, इन उद्योगों के चलते नेपाल में लाखों नौकरियां थीं, इसलिए युवाओं को विदेश जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। आज गणतंत्र के बाद जब ये उद्योग बंद हो गए तो नेपाल के लोग खाड़ी देशों और भारत में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। राजतंत्र को हटाने की साजिश कैसे हुई? मित्रों, अब हम बात करेंगे नेपाल में राजतंत्र के अंत की उस साजिश के बारे में जिसने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह नेपाल में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल का राजतंत्र न केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक था, बल्कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अखंडता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी आधार था। लेकिन जब तक राजा वीरेंद्र जैसे ईमानदार और राष्ट्रवादी शासक सत्ता में थे, तब तक भ्रष्ट नेता और विदेशी शक्तियां अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकती थीं। मित्रों, राजा वीरेंद्र एक ईमानदार, दूरदर्शी और राष्ट्रवादी शासक थे। वे नेपाल को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और विदेशी कर्ज पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। उन्होंने नेपाल की प्राकृतिक संपदाओं और उद्योगों को संरक्षित रखा ताकि देश की संपत्ति विदेशियों के हाथ में न जाए। उन्होंने भ्रष्ट नेताओं पर सख्ती रखी, जिससे वे सरकारी धन लूट नहीं सकते थे। वे नेपाल की हिंदू संस्कृति और परंपराओं के संरक्षक थे और इसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास के सख्त खिलाफ थे। भ्रष्ट नेताओं और विदेशी शक्तियों की मिलीभगत। नेपाल के भ्रष्ट नेताओं के लिए सबसे बड़ी बाधा राजा का ईमानदार और मजबूत नेतृत्व था। भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह पसंद नहीं था कि नेपाल स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियां बनाए। विदेशी शक्तियां चाहती थीं कि नेपाल उनकी कठपुतली बने, लेकिन राजा वीरेंद्र इसके खिलाफ थे। नेपाल को कमजोर करने के लिए इन शक्तियों ने भ्रष्ट नेताओं को साथ मिलाया और एक साजिश रची। राजा वीरेंद्र के खिलाफ षड्यंत्र, राजतंत्र को समाप्त करने की योजना। नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर विदेशी हस्तक्षेप बढ़ाने की योजना बनी। राजा वीरेंद्र को हटाने के लिए उनके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई। नेपाल में 1 जून 2001 की रात राजदरबार हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नेपाल के शाही परिवार का सफाया हो गया। राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, युवराज निराजन और राजकुमारी श्रद्धा की हत्या कर दी गई। जनता को युवराज दीपेंद्र के खिलाफ भड़काया गया, यह कहकर कि उन्होंने नशे में अपने पूरे परिवार को मार डाला। जब युवराज दीपेंद्र कोमा में चले गए, तब भी उन्हें राजा घोषित किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद नेपाल के संविधान के अनुसार राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता सौंप दी गई, लेकिन यह सब भ्रष्ट नेताओं और विदेशी शक्तियों की एक चाल थी। राजा ज्ञानेंद्र को बदनाम करने की साजिश। भ्रष्ट नेताओं और नेपाल विरोधी विदेशी ताकतों को यह सहन नहीं हुआ कि राजा फिर से सत्ता में आ गए। वे नेपाल को पूरी तरह से गणतंत्र बनाने की योजना पहले से बना चुके थे। राजा ज्ञानेंद्र ने जब सत्ता संभाली, तब जनता को बताया गया कि वे देश को बचाने आए हैं। लेकिन इसके बाद नेताओं ने एक और षड्यंत्र रचा। पहले उन्होंने युवराज दीपेंद्र को हत्यारा साबित किया। जब दीपेंद्र की मौत हो गई, तो राजा ज्ञानेंद्र को दोषी ठहराने की साजिश रची गई। जनता को गुमराह करने के लिए यह कहा गया कि राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता पाने के लिए अपने भाई राजा वीरेंद्र की हत्या करवाई। नेताओं ने मीडिया और विदेशी ताकतों की मदद से यह अफवाह फैलाई कि राजा ज्ञानेंद्र ही असली हत्यारे हैं। हर तरफ राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अभियान चलाया गया। जनता पहले से ही सदमे में थी और इसका फायदा उठाकर नेताओं ने राजतंत्र के खिलाफ माहौल बना दिया। राजा ज्ञानेंद्र की छवि खराब करने के लिए बड़े बड़े झूठ फैलाए गए। माओवादी और कुछ भ्रष्ट नेता विदेशी पैसों से नेपाल में दंगे भड़काने लगे। संविधान और लोकतंत्र के नाम पर भड़काया गया। राजा के खिलाफ नारे लगवाए गए और उन्हें तानाशाह बताया गया। हर तरह से यह साबित करने की कोशिश की गई
कि नेपाल को अब राजतंत्र की जरूरत नहीं है। ज्ञानेंद्र के खिलाफ बड़े षड्यंत्र। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने जब देश में आपातकाल लगाया तो इसे तानाशाही बताकर जनता को भड़काया गया। मीडिया को नेताओं ने खरीद लिया और राजा के खिलाफ माहौल बनाया। विदेशी ताकतों, विशेष रूप से अमेरिका, भारत और यूरोपीय देशों ने इस आंदोलन को आर्थिक मदद दी। 2006 में तथाकथित जन आंदोलन यानी लोकतंत्र आंदोलन के नाम पर राजा को हटाने की पूरी साजिश की गई। इस पूरे आंदोलन का मकसद था नेपाल से राजतंत्र को खत्म करना और नेताओं को सत्ता सौंपना। आखिरकार 2008 में नेपाल को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और राजतंत्र का अंत कर दिया गया। नेपाल में गणतंत्र के बाद 2008 से 2024 तक क्या क्या हुआ? मित्रों, 2008 में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया और राजतंत्र का अंत कर दिया गया। नेताओं ने जनता को सपने दिखाए कि गणतंत्र में देश तरक्की करेगा, हर घर में खुशहाली आएगी। लेकिन 16 साल बाद 2024 में सच्चाई यह है कि नेपाल तबाह हो चुका है और जनता अब सड़कों पर उतरकर फिर से राजा को बुला रही है। मित्रों, नेपाल में 10 बड़े उद्योग थे जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे और लाखों लोगों को रोजगार देते थे। लेकिन गणतंत्र आने के बाद इन उद्योगों को या तो बंद कर दिया गया या निजी हाथों में बेचकर लूट लिया गया। आइए जानते हैं कि इन उद्योगों का क्या हाल हुआ। नंबर 1, वीरगंज चीनी मिल, बिरगंज शुगर मिल। मित्रों, नेपाल का सबसे बड़ी मिल चीनी मिल थी, जिससे हजारों किसानों को फायदा होता था। नेताओं ने इसके साथ क्या किया? मित्रों, भ्रष्टाचार के कारण इसे बंद कर दिया गया। किसान गन्ना उगाते थे, लेकिन बिना मिल के उनकी फसल बर्बाद होने लगी। बाद में इसे निजी हाथों में देने की कोशिश हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण कोई निवेश नहीं हुआ। आज नेपाल अपनी जरूरत की 80% चीनी भारत से खरीदने को मजबूर है। नंबर 2, गौशाला रबर उद्योग, गौशाला रबर इंडस्ट्री। नेपाल का सबसे बड़ा गौशाला रबर उद्योग, जो टायर और अन्य रबर उत्पाद बनाता था। नेताओं ने क्या किया? इसे घाटे का बहाना बनाकर बंद कर दिया गया। भ्रष्ट नेताओं ने मशीनें सस्ते दामों पर बेच दी। नेपाल में आज टायर और रबर उत्पाद भारत और चीन से आयात किए जाते हैं। हजारों नेपाली मजदूरों की नौकरी चली गई। नंबर 3, नेपाल टेलीकम्युनिकेशन, नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस। पहले नेपाल में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन सरकारी संस्था थी, जिससे सस्ते दरों पर फोन सेवाएं मिलती थीं। नेताओं ने क्या किया? निजीकरण की प्रक्रिया चलाई गई, जिससे कॉल दरें महंगी हो गईं। नेताओं ने भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए कमीशन में लिए। अब नेपाल में निजी कंपनियां महंगी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन सरकार का नियंत्रण कमजोर हो गया है। नंबर 4, नेपाल एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, आरएनएसी। नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइंस जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती थीं। नेताओं ने क्या किया? भ्रष्टाचार के कारण एयरलाइंस को घाटे में डाल दिया गया। जहाजों की मरम्मत में घोटाले हुए, जिसके कारण कई जहाज ग्राउंडेड हो गए। आरएनएसी के पास कभी 19 जहाज थे, आज मुश्किल से 2-3 जहाज ही बचे हैं। विदेशी निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने के लिए इसे कमजोर किया गया। नंबर 5, नेपाल ओनेल कॉरपोरेशन, नेपाल ओनेल कॉरपोरेशन, एनओसी। पहले नेपाल की सरकारी तेल कंपनी थी, जो पेट्रोल और डीजल का आयात और वितरण करती थी। नेताओं ने क्या किया? भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल की कीमतें बार बार बढ़ाई गईं। कई बार नेपाल में ईंधन संकट आया, जिससे जनता को भारी परेशानी हुई। अब नेपाल में तेल माफिया हावी है, जो जनता को लूट रहा है। नंबर 6, नेपाल सीमेंट उद्योग, नेपाल सीमेंट इंडस्ट्री। पहले नेपाल के अपने सरकारी सीमेंट उद्योग थे, जिससे देश में निर्माण सस्ता था। इन सरकारी उद्योगों को बंद कर दिया गया। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सीमेंट की कीमतें बढ़ा दी गईं। नेपाल अब भारत और चीन से महंगा सीमेंट आयात करता है। आम आदमी के लिए घर बनाना बहुत महंगा हो गया है। नंबर 7, हेटौडा कपड़ा उद्योग, हेटौडा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहले नेपाल का सबसे बड़ा सरकारी उद्योग हेटौडा कपड़ा उद्योग था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। नेताओं ने क्या किया? इसे जानबूझकर घाटे में दिखाकर बंद कर दिया गया। मशीनें और जमीन को सस्ते में बेच दिया गया।
अब नेपाल भारत और चीन से महंगे कपड़े आयात करता है। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, जिन्हें मजबूरी में विदेश जाना पड़ा। नंबर 8, नेपाल पेपर उद्योग, नेपाल पेपर इंडस्ट्री। पहले नेपाल में सरकारी स्तर पर कागज का उत्पादन होता था, जिससे शिक्षा और सरकारी कामों के लिए सस्ते दामों पर कागज मिलता था। नेताओं ने क्या किया? इसे बंद कर दिया गया और नेपाल को विदेशों से महंगा कागज खरीदने पर मजबूर किया गया। आज नेपाल अपनी जरूरत का 90% कागज भारत और अन्य देशों से आयात करता है। सरकारी विभागों और स्कूलों को ऊंचे दामों पर कागज खरीदना पड़ता है। नंबर 9, हेटौडा और विराटनगर जूट मिल, हेतौडा एंड विराटनगर जूट मिल। पहले नेपाल की सबसे बड़ी जूट मिलें थीं, जो लाखों टन जूट उत्पादन करती थीं। नेताओं ने क्या किया? भ्रष्टाचार के कारण इन मिलों को बंद कर दिया गया। हजारों किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए। नेपाल अब बांग्लादेश और भारत से महंगा जूट आयात करता है। देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा। नंबर 10, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपाल का सबसे बड़ा सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड था, जो जनता को सस्ते दरों पर लोन देता था। नेताओं ने क्या किया? बैंकिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार फैलाया गया। बड़े उद्योगपतियों और नेताओं को करोड़ों के लोन दिए गए, जो वापस नहीं आए। जनता के पैसे से नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। अब बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में जा रहा है। यही कारण है कि अब नेपाल में युवाओं के पास नौकरी नहीं है। मजबूरी में लाखों युवा विदेश जाकर गुलामी कर रहे हैं। हर साल 5 लाख से ज्यादा नेपाली युवा खाड़ी देशों में मजदूरी करने जाते हैं। नेपाल के गांव-गांव में सिर्फ बूढ़े लोग और महिलाएं बची हैं। बाकी सब विदेश चले गए। कि 2024 में लाखों लोग राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ गया, महंगाई आसमान छूने लगी। पहले राजा खुद के उद्योग से कमाई करते थे, इसलिए जनता पर ज्यादा टैक्स नहीं लगता था। लेकिन गणतंत्र के बाद नेताओं ने जनता पर तरह तरह के टैक्स लगा दिए। खाने पीने की चीजों पर भारी टैक्स, गाड़ी और पेट्रोल पर भारी टैक्स, बिजली और पानी महंगा कर दिया गया। गांवों में भी छोटे दुकानदारों से टैक्स वसूला जाने लगा कि गरीब आदमी का पेट भरना मुश्किल हो गया है। एक समय नेपाल से दूसरे देशों में सामान बेचा जाता था। आज नेपाल खुद हर चीज के लिए विदेशों पर निर्भर हो गया है। नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, नेता अरबपति बनते गए। पहले नेपाल के राजाओं की अपनी संपत्ति थी और वे देश के धन को नहीं लूटते थे। लेकिन गणतंत्र के बाद नेताओं ने नेपाल की हर संपत्ति को लूट लिया। नेता गरीब थे, लेकिन आज अरबपति बन चुके हैं। हर नेता के पास विदेशों में बैंकों में करोड़ों रुपए जमा हैं। सरकारी बजट का पैसा सीधे नेताओं की जेब में जाता है। हर सरकारी प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला होता है। जनता गरीबी में जी रही है, लेकिन नेता महलों में रह रहे हैं। नेपाल का पैसा विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है, लेकिन जनता सड़क पर आ चुकी है। नेपाल की पहचान मिटाने की साजिश धर्मनिरपेक्षता लागू की गई। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन गणतंत्र के बाद नेपाल को जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। इसका असली मकसद था नेपाल में विदेशी धर्मों को बढ़ावा देना। चर्च और मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई। धर्मांतरण तेजी से बढ़ा। गरीब हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्म बदला जाने लगा। नेताओं को विदेशों से करोड़ों रुपए मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने नेपाल की हिंदू पहचान को बेच दिया। आज जनता को एहसास हो गया है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। यही कारण है कि 2024 में लाखों लोग राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। नेपाल में फिर से राजतंत्र कैसे ला सकते हैं? नेपाल की जनता ही असली शक्ति है। 2008 में जब जनता के नाम पर षड्यंत्र हुआ, तब नेपाल को गणतंत्र बना दिया गया। लेकिन अब वही जनता महसूस कर रही है कि नेपाल को बचाने का एकमात्र उपाय राजतंत्र की बहाली है। राजतंत्र की वापसी के लिए क्या करना होगा? मित्रों, जनता को जागरूक बनाना होगा। नेताओं के झूठे वादों और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना होगा। संगठित होकर सड़कों पर उतरना होगा। जब लाखों लोग राजा आओ देश बचाओ का नारा लगाकर सड़कों पर उतरेंगे, तब सरकार झुकेगी।
संविधान में संशोधन की मांग करनी होगी। 2008 में जब राजतंत्र को हटाया गया तब जनता से राय नहीं ली गई। अब जनता को अपनी ताकत दिखानी होगी और संविधान में बदलाव की मांग करनी होगी। भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से हटाना होगा। ये नेपाल की संस्कृति और पहचान की रक्षा करनी होगी। राजतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं, नेपाल की आत्मा है। जब राजा था तब नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। आज इसे धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया ताकि विदेशी ताकतों को फायदा हो। नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाना होगा। उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए दबाव बनाना होगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें विदेश न जाना पड़े। जिस तरह 2008 में साजिश करके राजतंत्र को हटाया गया, उसी तरह अब जनता अपनी शक्ति से इसे वापस ला सकती है। अगर लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे तो कोई भी शक्ति नेपाल में फिर से राजतंत्र आने से नहीं रोक सकेगी। नेपाल की जनता अब तय करे, हम अपने देश को बचाएंगे। राजा ज्ञानेंद्र का संदेश, नेपाल को बचाने के लिए राजतंत्र जरूरी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने कई बार कहा है कि अगर नेपाल को बचाना है तो राजतंत्र को फिर से लाना होगा। उनका मानना है कि राजा जनता का सेवक होता है, न कि भ्रष्ट नेताओं की तरह देश का लुटेरा। अगर नेपाल में फिर से राजतंत्र आएगा तो क्या बदलेगा? मित्रों, नेताओं की लूट खत्म होगी। देश की संपत्ति अब भ्रष्टाचारियों की जेब में नहीं जाएगी। उद्योगों को फिर से चालू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जनता को टैक्स में राहत मिलेगी। भारी टैक्स खत्म होंगे, जिससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 20 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को राहत मिलेगी। नेपाल की पहचान को फिर से स्थापित किया जाएगा। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा और विदेशी धर्मों की साजिशों को रोका जाएगा। विदेश जाने की मजबूरी खत्म होगी। जब नेपाल में ही रोजगार मिलेगा तो कोई भी युवा अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को फिर से मजबूत किया जाएगा ताकि हर नेपाली को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिल सके। सुरक्षा मजबूत होगी। नेपाल की सेना और पुलिस को शक्तिशाली बनाया जाएगा ताकि देश में शांति और स्थिरता बनी रहे। राजा ने जनता से अपील की है कि अब समय आ गया है नेपाल को बचाने का। नेपाल के पास दो ही रास्ते हैं, या तो यह भ्रष्ट नेताओं के हाथों पूरी तरह बर्बाद हो जाए, या फिर जनता राजतंत्र की वापसी करके नेपाल को फिर से शक्तिशाली बनाए। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या आप नेपाल को लुटने देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि नेपाल के युवा विदेश में मजदूरी करें? क्या आप महंगाई, टैक्स और भ्रष्टाचार से परेशान हैं? क्या आप फिर से एक शक्तिशाली नेपाल देखना चाहते हैं? अगर हां, तो अब चुप रहने का समय नहीं है। अब सड़कों पर उतरना होगा। अब राजा आओ, देश बचाओ का नारा गूंजना चाहिए। अब नेपाल को फिर से शक्तिशाली बनाना होगा। नेपाल को बचाने का एक ही उपाय, राजतंत्र की वापसी। राजा आएगा, देश बचेगा। अब जनता को क्या करना चाहिए? नेपाल को फिर से एक मजबूत, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी देश बनाना है तो अब केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। अब कदम उठाने होंगे, सड़कों पर उतरना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। नेपाल को बचाने के लिए जन आंदोलन जरूरी है। राजतंत्र की वापसी के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। हर शहर, हर गांव में राजा आओ, देश बचाओ का नारा गूंजना चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह नेपाल की जनता को अपनी आवाज उठानी होगी। युवाओं को आगे आना होगा क्योंकि भविष्य उन्हीं का है। भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश करें। जो नेता नेपाल को लूट रहे हैं उन्हें बेनकाब करें। झूठे वादों और साजिशों को जनता के सामने लाएं। चुनाव में इन्हें हराने के लिए एकजुट हों और राजतंत्र समर्थक नेतृत्व को आगे लाएं। हर नेपाली को बताएं कि कैसे राजतंत्र हटाने के बाद नेपाल को बर्बाद किया गया। नेपाल की पहचान और संस्कृति की रक्षा करें। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करें। विदेशी षड्यंत्रों से सावधान रहें जो नेपाल की संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं। नेताओं को जवाबदेह बनाएं कि वे विदेशियों से पैसे लेकर नेपाल को क्यों बेच रहे हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का संकल्प लें। बंद हुए उद्योगों को
फिर से शुरू करने की मांग करें। नेताओं से सवाल करें कि उन्होंने सरकारी उद्योगों को क्यों बंद किया। हर नेपाली को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अभियान छेड़ना होगा। विदेश जाने की मजबूरी खत्म करने के लिए नेपाल में ही रोजगार के अवसर बनाने होंगे। अब और देर नहीं। अगर अब भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अगर नेपाल को बचाना है तो राजा को वापस लाना ही होगा। अब हर नेपाली को एक संकल्प लेना होगा। हम नेपाल को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब जनता को फैसला करना है। या तो नेपाल को भ्रष्ट नेताओं के हाथों बर्बाद होते देखते रहें, या फिर राजतंत्र को वापस लाकर देश को फिर से महान बनाएं। अब चुप्पी तोड़नी होगी, अब क्रांति करनी होगी, अब नेपाल को बचाना होगा। राजा आओ, देश बचाओ। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय नेपाल, जय राजतंत्र।